आज मैं आप लोगों के समक्ष निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले निराला के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। रामविलास जी के अनुसार निराला जी का व्यक्तित्व एक अच्छे खासे हीरो का सा था। उनमें काफी वैचित्र एवं नाट्यता है, फिर भी उनके जीवन के एक संक्षिप्त अध्ययन से हमारे सामाजिक संगठन की असंगतियां, उसकी रूढ़िप्रियता और उसका खोखलापन बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। छायावाद के प्रवर्तकों में उनका अन्यतम स्थान है, जो पुराने साहित्य के प्रवर्तक या समर्थक थे और एक घिसी पीटी हुई लीक को छोड़कर साहित्य में एक नए प्रयोग करना प्राचीनता का अपमान समझते थे। इसी विरोध का निराला जी ने अपना केंद्र बनाया। साथ ही साथ छायावाद में भी जो जो असंगतियां थी, जिससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया था, वैसी रचनाओं से मुंह मोड़कर निराला समाज के यथार्थ जीवन की ओर झुके और साहित्य में एक नई प्रगतिशील धारा के प्रवर्तक बने। वह दो युगों के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं और जीवन के विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साहित्य की साधना की। रामविलास जी के अनुसार जूही की कली निराला की पहली रचना है, जो उनके साहित्य के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। जूही की कली कविता में हिंदी का पहला मुक्तक छंद है, जिसके लिए निराला को तमाम लांछनाएं तक सहनी पड़ी थी। यह कविता पहली बार आदर्श मासिक कलकत्ता के 1922 के अंक में छपी थी। उस समय के प्रतिष्ठित साहित्यकारों द्वारा इसे कीचुआ छंद तक कहकर इसकी खिल्ली उड़ाई थी। उन विद्वानों को यह तक नहीं मालूम पड़ा कि इस कविता की लय हिंदी के शास्त्रीय छंद घनाक्षरी से मिलती थी। तो चलिए जूही की कली कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से संयोग श्रृंगार की अभिव्यंजना की है। इस कविता में अपने विद्रोहीशील व्यक्तित्व को लेकर मन के प्रबल भावावेश को जब वाणी दी, तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। कविता का यह स्वच्छंद स्वरूप उनकी प्रथम रचना जूही की कली में ही देखा जा सकता है। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों के पाठ के दरमियान बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं, जिनका अर्थ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग छंद बंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग, छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानी। तो इन पंक्तियों में शब्द आए हैं, जैसे शब्द है
विजन, विजन का अर्थ होता है एकांत, निर्जन। वन, वन यानी जंगल। वल्लड़ी, वल्लड़ी का अर्थ होता है लता। सुहाग भरी शब्द आए हैं। सुहाग भरी का अर्थ होता है जिसको प्रियतम के रूप में प्रेम प्राप्त हो, सौभाग्यशाली। इसके बाद शब्द है अमल। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ। इसके बाद शब्द है तनु तरुणी। तनु का अर्थ होता है पतला, तरुणी का अर्थ होता है युवती, यानी तनु तरुणी पतली कमर वाली युवती। इसके बाद है दृग। दृग का अर्थ होता है नजर। इसके बाद शब्द है शिथिल पत्रांग। शिथिल का अर्थ होता है ढीला, पत्रांग का अर्थ होता है पत्तों का गोद। इसके बाद शब्द है निशा। निशा का अर्थ होता है रात्रि। इसके बाद है विरह विधुर। विरह का अर्थ होता है वियोग। विधुर का अर्थ होता है जिस पुरुष की पत्नी स्वर्गवासी हो गई हो। ध्यान से सुने, जिस स्त्री का पति स्वर्गवासी हो जाता है उसे विधवा कहते हैं, और जिस पुरुष की स्त्री पत्नी स्वर्गवासी हो जाती है उसे कहते हैं विधुर। इसके बाद है मलयानीर। मलयानीर दो शब्द है, मलय और नीर से, यानी यहाँ जो है आपको मलयानीर का अथवा मलय समीर, सुगंधित हवा। तो पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले प्रसंग जानना जरूरी है। प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से लिया गया है। यहाँ आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होता है इस बात पर संकेत दिया गया है। आइए व्याख्या करते हैं। व्याख्या में है सुने वन में उगी विकसित लता पर पत्तों की गोद में प्रेम की मधुर कल्पनाओं में डूबी निर्मल कोमल शरीर पतली कमर वाली युवती के समान पूर्ण विकसित जूही की कली अपनी आंखें बंद किए अर्थात अनखिले रूप में शिथिल शरीर से खिलने की प्रक्रिया में चुपचाप सो रही थी। वह वसंत की रात थी। उस कली का प्रिय मलयानील उसके विरह से दुखी होकर अभी किसी दूर देश में ही था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रातः काल के मंद पवन का स्पर्श पाकर अभी तक जूही की कली वह खिल नहीं पाई थी। भाव यह है कि निर्जन वन की एक लता पर जूही की कली अपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त करने वाली निर्दोष पतिव्रत अर्थात कोमलांगी अर्थात कोमल थकी हुई तरुणी के समान अपने प्रियतम अर्थात पवन के स्नेह के स्वप्न में मग्न आंख बंद किए हुए सो रही थी। वसंत ऋतु की सुहावनी रात थी। जूही की कली प्रियतम जिसे मलयानील कहते हैं अपनी प्रियतमा को छोड़कर उसके वियोग में विधुर बना हुआ किसी दूर देश में पड़ा हुआ है। आइए दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आई याद बिछड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंजलता पुंजों को पार कर
पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। तो इनमें बहुत सारे शब्द हैं, अर्थ देख लें। जैसे कांता, कांता का अर्थ होता है प्रियतमा, प्रियतमा यानी प्रिया। कामनीय गात, कामनीय का मतलब होता है जिसमें काम की बात हो, काम की भावना हो। गात का अर्थ होता है शरीर, यानी कामनीय, कामुक शरीर। इसके बाद शब्द है उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा। इसके बाद शब्द है सरसरित, सर का अर्थ होता है तालाब, सरित का अर्थ होता है सरिता यानी नदी। गहन गिरी कानन, गहन का अर्थ होता है घना, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, और कानन का अर्थ होता है वन, जंगल। इसके बाद शब्द है कुंज लता पूंजो। तो कुंज का अर्थ होता है झाड़ी, लता तो आप जानते ही हैं, लता को लता ही कहते हैं। पूंजो का अर्थ होता है समूह। इसके बाद शब्द आए हैं केली, केली का अर्थ होता है कीड़ा अर्थात खेल, खेलना। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ने से प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग में है प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में स्मृति संचारी भाव के रूप में कवि निराला जूही की कली की रति कीड़ा अर्थात खेल का काल्पनिक चित्र अंकित करते हुए कहते हैं। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निर्मल चांदनी वाली आधी रात के इस मधुर वातावरण को देखकर उसके मन में अर्थात पवन के मन में रस भीनी उन किराओं की स्मृति जागृत हो गई जो उसने अपनी प्रियतमा अर्थात जूही की कली के साथ की थी। पवन के संयोग सुख से सुंदर देह वाली जूही की कली की याद आ गई। फिर क्या था वह मलयानील अपनी मंद गति त्याग कर तीव्र गति यानी तीव्रगामी पवन बन गया। पहुंचने की जल्दी थी। वह बगीचों, तालाबों, नदियों, दुर्गम पर्वतों, सघन कुंजों एवं लता पुंजों को पार करता हुआ तत्काल यानी शीघ्र उस स्थान पर जा पहुंचा जहां जूही की कली थी, जहां उसने किसी समय खिली हुई जूही की कली के साथ कीड़ा अर्थात रासलीला की थी। भाव यह है कि जिस प्रकार परदेसी प्रिय प्रियतमा की याद आते ही उसके पास वापस लौटकर वियोगिनी प्रियतमा को प्रसन्न और विकसित कर देता है, उसी प्रकार दूर दराज से आकर मलय पवन ने जूही की अनखिली कली की समीपता प्राप्त की। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सोती थी जाने कहो कैसे प्रियतम आगमन वह, नायक ने चूमी कपोल झो डोल उठी वल्लड़ी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालय बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंबा मतवाली विशाल नेत्र मूंदे रही। अरे किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ।
जैसे यहाँ शब्द आए हैं कपोल। कपोल का अर्थ होता है गाल। इसके बाद शब्द है वल्लड़ी। वल्लड़ी का अर्थ होता है लता। इसके बाद है लड़ी। लड़ी का अर्थ होता है गुच्छा। इसके बाद शब्द आए हैं हिंडोल। हिंडोल का अर्थ होता है झूला। इसके बाद शब्द है चूक। चूक का अर्थ होता है भूल। इसके बाद शब्द है निद्रालय। निद्रालस यहाँ कहा गया, निद्रालस बंकिम। निद्रालस का अर्थ होता है यानी निंदा, जो निद्रा में आलस्य हो। आधी नींद में अगर कोई होता है तो निद्रा का आलस्य को, आलसीपन को ही निद्रालस कहा गया है। बंकिम का अर्थ होता है टेढ़ा, तिरछा। इसके बाद शब्द है किंबा मतवाली। किंबा का अर्थ होता है अथवा या अथवा कह सकते हैं। मतवाली का अर्थ है मस्त, मदमस्त होकर। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ने से प्रसंग जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां जूही की कली से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में पवन अर्थात प्रियतम पहुंचकर कली प्रेमिका को चूमता है, परंतु वह जागती नहीं। इसी स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में है। आइए व्याख्या करते हैं। दूर देश में प्रियतम से विमुक्त मलयानील को प्रियतमा की याद आई और वह लता गिरी को पार करता हुआ जूही की कली के पास आ जाता है। वह नेत्र बंद किए सो रही थी, अर्थात जूही की कली उस समय सो रही थी। उसे प्रियतम के आगमन का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सपनों में खोई थी। प्रियतम ने उसे उसके कपोल चूम लिए थे, अर्थात जूही की कली अपने प्रेमिका के सपनों में खोई हुई थी। भाव यह है कि विरहाकुल पवन अपनी प्रियतमा जूही की कली के पास जिस समय पहुंचा, उस समय वह सो रही थी। ऐसी स्थिति में भला वह अपने प्रियतम के कारण लता की लड़ी हिंडोल की भांति हिल उठी। इतने पर भी वह कली जगी नहीं और न उसे अपनी गलती के लिए क्षमा ही मांगे। अर्थात पवन आकर देखता है जब उसकी प्रेयसी सोई हुई है, तो वो अपने पवन के झोंकों से उसे उठाना चाहते हैं, परंतु वह जबकि वो सोई हुई है, वह हिलती भी नहीं है और उसे जब सूध ही नहीं है तो उठकर वह माफी किस बात की मांगेगी। वही कहते हैं माफी क्षमा ही मांगी, वह अपने तिरछे अर्थात कटीले नेत्रों को बंद ही किए पड़ी रही, अर्थात सोई रही। उसके नेत्र निद्रा के कारण अलसा रहे थे, अथवा वह अपनी जवानी के नशे में मतवाली बनी हुई नेत्र बंद किए हुए पड़ी रही। इस विषय में कुछ कौन कह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी के आ जाने से प्रेमिका को जग जाना था, परंतु प्रेमिका आलस्य भरे निद्रा में सोई हुई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर हेर। हे प्यारे को सेज पास नम मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। तो यहाँ भी शब्दों के अर्थ हैं। जैसे निपट निठुराई, निपट का अर्थ होता है अत्यधिक, निठुराई का अर्थ होता है दयाहीनता,
अर्थ है निर्दयी। सुकुमार का अर्थ होता है नाजुक। इसके बाद है चितवन। चितवन का अर्थ होता है दृष्टि। फेर का अर्थ होता है, यहाँ हेर शब्द आए, हेर का शब्द होता है देखना। इसके बाद शब्द है सेज। सेज का अर्थ होता है विस्तर। इसके बाद शब्द है नम। नम का अर्थ होता है विनीत। तो आइए प्रश्न की ओर पहले बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से लिया गया है। इन पंक्तियों में कली रूपी नायिका और पवन रूपी नायक में आत्मा की मुक्तावस्था का वर्णन है, अर्थात दोनों के मिलन का वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विरहानुकूल पवन नायिका जूही की कली के पास पहुंचा। वह सोई थी, उसे प्रियतम के आगमन का बोध नहीं हुआ। पवन ने उसके कपोल चूमे, फिर भी वह जगी नहीं। फिर तो उसने प्रिया को झकझोर ही डाला, तब वह चौंक कर जगी। नायक को वह पास देखकर खिल उठी और उसने उसके साथ रति क्रीड़ा की। भाव यह है कि जब कपोलों पर प्रेमासक्त चुंबन के पश्चात जूही की कली नहीं जगी, तब उस निर्दय नायक पवन ने अत्यंत निष्ठुरता के साथ लगातार झोंके देकर उसकी सुंदर सुकुमार देह को झकझोर डाला और उसके गोरे गोरे गाल मसल डाले। तब वह युवती चौंक कर जग गई और उसने चकित होकर चारों ओर देखा। अपने प्रियतम को अपनी सैया के पास खड़ा देखकर वह नीचे मुंह कर हंस पड़ी और प्रियतम के साथ संभोग स्वप्न में सुख में प्लावित हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि निराला ने किस प्रकार से प्रकृति के साथ मानवीय मनोभाव का तादात्म्य स्थापित किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के व्याख्यान को आप लोगों ने पूर्ण तरीके से समझा होगा। और मेरा आग्रह हमेशा रहता है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को देखने सुनने से पहले अपने पास कविता की एक प्रति रखें, जिससे आप लोगों को कविता समझने में काफ़ी आसानी होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।